हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और उससे संबंधित जो आपका फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस प्रयोग को, इसकी खोज सर्वप्रथम ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में किया था। और आपने इससे संबंधित एक ऑस्टेड का प्रयोग भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग चैप्टर 4, 5, 6, 7 जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये इधर के सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आपको 4th चैप्टर से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो इधर वाली चीज़ें थोड़ा हमें समझने में आसानी होती है। हालांकि यहाँ पर हम आपको ऐसे ही बताएंगे कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में ये प्रयोग किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा बहुत ही पहले से सोचा समझा एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो अचानक से हुआ था। और उसमें उन्होंने देखा था कि जब भी किसी चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाद में उसको उन्होंने बहुत ही सीरियसली एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि किसी भी चालक के चारों ओर जो होता है, किसी भी चालक पदार्थ के अगर उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये तो खोज 1820 ईस्वी में हुई थी। उसके लगभग 10 साल बाद एक वैज्ञानिक थे फैराडे। उन्होंने ये सोचा, क्योंकि इससे पहले किसी को यह नहीं मालूम था कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में कोई संबंध होता है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट से पहले की बात है। लेकिन जब फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो वहां पर एक तो खोज हो गई। बाद में फैराडे जो थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को भी हो सकता हम लोग बना सकें। तो इसको लेकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और ये इनका एक्सपेरिमेंट करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम किसी भी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम कैसे विद्युत धारा को प्राप्त करें, इसको लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट फैराडे और हेनरी, दो वैज्ञानिक थे, सन 1831 ईस्वी में इसको किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे और जो आपका इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको हम समझेंगे। हालांकि एक्सपेरिमेंट को अगर आप पहले पढ़ते हैं तो आपको ये जो टॉपिक है, जो कि एक लाइन की परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगर आपको रटना है तो बहुत सिंपल है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़िए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक प्रकार की घटना होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करते हैं। तो ये तो सिंपल सी परिभाषा, इसको रटना है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, आपका जो मेन टॉपिक है, मेन उद्देश्य जो है वो है हमारा फैराडे का प्रयोग। तो फैराडे के प्रयोग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, जिस पर आगे के आपको पढ़ना है, विद्युत जनित्र पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, चौक कुंडली पढ़ना, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होते हैं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही केयरफुली और सेंसिटिव होकर देखना होगा। तो देखिए, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था 1831 ईस्वी में, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि 1831 ईस्वी में ये प्रयोग किया गया था, ऑस्टेड के प्रयोग के 10 साल बाद। फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही सिंपली किया, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, ध्यान से इसको देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इन्होंने क्या किया, एक क्षण चुंबक लिया। क्षण चुंबक के बारे में हमने पहले बताया है कि ये क्या होता है, एक ऐसे पेन की नुमा संरचना होती है चुंबक की, जो कि आर्टिफिशियल होता है, मानव निर्मित होता है। और चुंबक में सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, दो ध्रुव होते हैं। इन्होंने सिंपली एक क्षण चुंबक लिया, जैसा कि हमने फिगर में बनाया है, और इन्होंने क्या किया, उसके साथ एक कॉइल ली, कुंडली ली, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, एक कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो धारा मापने के लिए एक यंत्र होता है। इसको हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, धारा के बहुत अल्प मान को भी आसानी से ये माप लेता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का ही इसमें उपयोग किया गया। इन्होंने गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में इस कुंडली से जोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने इस क्षण चुंबक को ला करके इस कुंडली के निकट रख दिया, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। पहली स्थिति में इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली और एक क्षण चुंबक लिया, क्षण चुंबक को सिंपली ला करके उस कुंडली के समीप रख दिया। तो इन्होंने देखा कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था, जो इसमें धारा मापी यंत्र लगाए थे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रदर्शित नहीं हो रही थी, यानी इसमें धारा का मान क्या था, शून्य था। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर इसका इमेज लगा देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो धारा मापी होता है, ये धारा को मापने के लिए, तो धारा मापी में एक सुई होती है। तो इसमें जब धारा उसमें बहती है तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित दिशा में विक्षेप होता है। विक्षेप मतलब वो एक निश्चित दिशा में घूमती है। लेकिन जब ये चुंबक को लाकर इसके निकट रख दिए तो उन्होंने देखा कि
दोनों अगर स्थिर है तो वहां पर किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। फर्स्ट स्थिति, पहले आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, बाद में निष्कर्ष लिखिए। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले आपको सारी चीजें जो जो बताई जाती है उसको ध्यान से आप सुनिए, बाद में आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो पहली स्थिति थी, क्षण चुंबक को लाकर कुंडली के समीप रखा, किसी प्रकार की कोई धारा नहीं प्रवाहित हुई। फिर क्या किया, सेकेंड स्थिति में इन्होंने इस क्षण चुंबक को इसी कुंडली की तरफ विस्माल भी वेग से, मतलब किसी एक नियत वेग से क्या किया, लाना शुरू किया, मतलब इधर से उठाया और इसकी तरफ ऐसे लेकर आना शुरू किया, यानी गतिशील कर दिए इस क्षण चुंबक को। कुंडली स्थिर थी, कुंडली वहीं पर थी, क्षण चुंबक को उसके सापेक्ष क्या किया, गति की अवस्था में ले आए, यानी उसको क्या किया, इसे उठाए और इसको इधर की तरफ लाना शुरू किए। तो जब ये इसको उठाकर इधर की तरफ ला रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें अचानक से विक्षेप होता है। विक्षेप का मतलब वो सुई जो है वो ऐसे वामावर्त में घूम जाती है, ऐसे सुई, जैसे गैल्वेनोमीटर इसमें सुई ऐसे बीच में रहती है। तो जब ये क्षण चुंबक को इधर लेकर आ रहे थे, इसको इधर की ओर लेकर आ रहे थे, तो ये क्या होती है, वामावर्त में ऐसे घूम जाती है। अब वामावर्त में घूमने का मतलब यही है कि इस कुंडली में धारा बह रही है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का काम ही है धारा को मापना, और इसमें अगर विक्षेप हो रहा तो इसका मतलब इसमें धारा बह रही है। तो जब ये क्षण चुंबक को इसकी तरफ लेकर आते हैं तो इस कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान दिखाता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है सेकंड स्थिति में। थर्ड स्थिति में इसी क्षण चुंबक को उस कुंडली के समीप दूर से लेकर आकर रख दिए, जैसे यहां से उठाए लेकर आ रहे थे तो इसमें धारा बह रही थी, इसको लाकर इसके समीप, जैसा कि हमने थर्ड स्थिति बनाया, इसको समीप लाकर रख दिए। जैसे इन्होंने इस क्षण चुंबक को रोका, फिर से इसमें धारा का मान हो गया 0। ध्यान से सुनिए, प्रथम स्थिति में क्षण चुंबक को वैसे कुछ दूरी पर रखे थे, धारा 0 थी। सेकेंड स्थिति में क्षण चुंबक को उसके सापेक्ष गति कराए, जब ये गति की अवस्था में क्षण चुंबक था तो उसमें धारा गैल्वेनोमीटर में दिखा रहा था। थर्ड स्थिति में चुंबक को लाकर उसके निकट रख दिया, निकट रखते देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई धारा नहीं है, यानी धारा फिर से क्या हो गया, शून्य हो गया। चौथी स्थिति में क्या करते हैं, इसी क्षण चुंबक को यहां से उठाते हैं और विपरीत दिशा में ले जाना शुरू करते हैं, मतलब विपरीत दिशा में उसको गति कराते हैं, इधर से उठाए उधर की ओर ले जाना प्रारंभ किए। तो जब उसको उधर ले जाते हैं तो ये देखते हैं कि फिर से जो गैल्वेनोमीटर है इसमें फिर से विक्षेप आता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज उल्टा हो जाता है। पहले विक्षेप इसमें इधर हो रहा था, बाद में विक्षेप दूसरी तरफ यानी दक्षिणावर्त हो गया। पहले तो इधर विक्षेप था, बाद में उधर विक्षेप हो गया, यानी क्षण चुंबक की गति की दिशा बदलने से धारा की दिशा इस कुंडली में चेंज हो गई। ये था इनका फैराडे का प्रथम एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में इससे निष्कर्ष क्या निकाला, इसको सुनिए। चारों चीजें फिर से एक बार देखिए, क्षण चुंबक, धारा और ये कुंडली स्थिर है, दोनों रुके हुए हैं, धारा नहीं बहती है। इसको क्या करते हैं, कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, इसको इसकी तरफ लेकर आते हैं, इसमें वामावर्त में विक्षेप होता है, यानी इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। इसको इसके निकट लाकर रोक देते हैं, रख देते हैं, क्योंकि निकट आएगा तो रखने पड़ेगा, रख दिए, धारा फिर से 0 हो गई। फिर इन्होंने उसी कुंडली से उसी क्षण चुंबक को दूर किया, उसको मतलब उठाकर दूर ले जाने लगे। जब दूर ले जा रहे थे तो फिर से देखा, फिर से धारा उत्पन्न हुई। इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। बाद में इन्होंने जब उस पर अध्ययन किया तो इनको ये पता चला कि यहाँ पर जो ये पूरा 4 स्थिति हमने बोला है, जो भी आपको हमने बताया है, इससे उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जब किसी भी कुंडली को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, देखो चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो अगर आप किसी भी कुंडली को क्षण चुंबक के सापेक्ष गति कराते हैं तो उस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिए। जब भी क्षण चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, कुंडली स्थिर, सापेक्ष गति आपको मालूम होना चाहिए, सापेक्ष गति और एक होती है सिंपल मोशन, हम लोग पढ़ते हैं। सापेक्ष गति में क्या होती है, वस्तुओं को एक दूसरे के सापेक्ष हम गति देखते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को आप एक डंडे पे बांध लो, चुंबक को और कुंडली को, इधर उधर ऐसे गति करा और कहो कि इसमें धारा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं होगा। कुंडली के सापेक्ष या तो आप चुंबक को गति कराओ, या चुंबक स्थिर है तो उसके सापेक्ष कुंडली को गति कराओ, तो उसमें प्रेरण होगा, उसमें धारा उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझिए, जब इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसके सापेक्ष गति कराते हैं तो ये जो आपको बल रेखाएं दिख रही हैं, आपने चुंबकीय बल रेखा पढ़ा है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए, वह बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। तो जब ये चुंबकीय बल रेखा, जब इसको हम इसके समीप लाकर रख देते हैं, तो रखने से इसके अंदर मान लीजिए कि देखिए आपको दिख रहा है कि 2 बल रेखा इसके अंदर है, तो समय के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता।
परिवर्तन नहीं होता। अगर दोनों स्थिर हैं तो ये देखो फाई क्या है, फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स होती है। जैसा कि हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स, वैसे चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर समय के सापेक्ष चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। इनके एक्सपेरिमेंट से यही बात स्पष्ट होती है कि अगर देखिए समय क्या होता है, नियत रूप से चलता रहता है। कुंडली, दो कुंडलियां ऐसे एक चुंबक और एक कुंडली लाकर समय ऐसे स्थिर रख दो, तो समय के साथ साथ जैसे कि यहां पर है तो इनमें जो भी बल रेखा होगी, इसके अंदर जो भी बल रेखा होगी वो उतनी ही रहेगी। जैसे दो बल रेखा तो एक पहले सेकंड में दो, अगले दूसरे सेकंड में भी दो, अगले तीसरे सेकंड में भी दो, तो कुल मिलाकर समय तो बढ़ रहा है लेकिन कुंडली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रेरण नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम गति कराते हैं तो पहले सेकंड में मान लीजिए दो, अगले में इसको और निकल लाएंगे तो और बल रेखा इसके अंदर, जैसे जैसे इसके निकल लेकर आएंगे इस कुंडली से संबद्ध बल रेखाओं की संख्या के मान में वृद्धि होगी, और जब उसके मान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यही विद्युत वाहक बल अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें क्या करती, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जिसके कारण इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है। जब इसको हम क्या करते हैं, कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। हम लोग पढ़े हैं चुंबक के निकट बल रेखाएं ज्यादा होती हैं, दूर जैसे जैसे करोगे बल रेखाएं कम होती हैं। तो जैसे जैसे आप इसको निकट लेकर आओगे तो इसके अंदर से जाने वाली बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और जब ये बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, समय के साथ फ्लक्स रेखाओं में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो कुल मिलाकर हमें वृद्धि और कमी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है परिवर्तन से। समय के सापेक्ष बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर यह कुंडली किसी बंद परिपथ में होती है तो उसमें एक धारा को भी उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। समझ में? तीसरे में देखो, इस कुंडली को जब इसके निकल लाकर रोक देंगे तो आप देखिए बल रेखाओं की संख्या इसके अंदर बहुत हो जाएगी, लेकिन जब रुक जाएगी यानी गति जब जीरो हो जाएगा तो समय के सापेक्ष जो आपका फाई है, जो फ्लक्स रेखा है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए 20 बल रेखा इसके अंदर आ गई एग्जांपल के तौर पे, हालांकि बहुत सारी बल रेखाएं होती है, मान लीजिए 20 बल रेखा इसके अंदर आ गई, तो इसके समीप लाकर इसको रख देंगे तो वो हमेशा पहले सेकंड में 20, अगले भी सेकंड में 20, अगले सेकंड में 20, अगले सेकंड में 20, मतलब कुल मिलाकर समय के साथ साथ बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेरण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इनके पहले एक्सपेरिमेंट से ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको विद्युत धारा प्रेरित करनी है, उत्पन्न करनी है, तो आपको कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, क्षण चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करानी पड़ेगी। और जब सापेक्ष गति होगी तो उस स्थिति में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको, और जो क्या होता है, अगर कुंडली बंद परिपथ में होती है तो वो क्या करता है, एक धारा को प्रेरित करता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो पूरी परिघटना होती है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा भी देख लेते हैं। जब इसको दूर ले जाते हैं, क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाइए, क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाइए, तो उस स्थिति में पहले बल रेखा ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, हमने आपको बताया कि क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती है। तो जब दूरी बढ़ाओगे तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, वो घटना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। और कम होने और ज्यादा होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है केवल परिवर्तन से। तो जब इसको हम दूसरी दिशा में गति कराते हैं तो फिर से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और फिर से इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब चूंकि यहां पर जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही होती है तो धारा जो है दक्षिणावर्त दिशा में उत्पन्न होती है। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही होती है यानी चुंबक को दूर ले जाते हैं तो इसमें जो धारा होती है वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उत्पन्न होती है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप अलग अलग दिशाओं में उत्पन्न होता है। तो ये था फैराडे का प्रथम उपयोग। तो आप यहां से निष्कर्ष ये लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले सुनिए, निष्कर्ष आपको क्या लिखना है। निष्कर्ष ये लिखना है
कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करनी है, या फैराडे ने अपने निष्कर्ष में ये निकाला कि जब भी अगर आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करनी है तो उस स्थिति में आपको चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति कराना पड़ेगा। सापेक्ष गति कराओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर वो कुंडली किसी बंद पूरे परिपथ में है तो उसमें एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है, और ये पूरी परिघटना जो होती है इसको हम लोग कहते हैं फैराडे का, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पहले एक्सपेरिमेंट में आपको कुंडली और क्षण चुंबक के मध्य क्या कराना पड़ेगा, गति, सापेक्ष गति, एक दूसरे के सापेक्ष उनमें गति होना चाहिए, तो ऐसा होगा। बाद में उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने बताया कि अगर आप कुंडली के मध्य सापेक्ष गति नहीं भी कराते हैं तो भी विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया इसको हम लोग चलिए समझते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका क्या था। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यस करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी एकदम स्पष्ट रूप से। देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली और इसमें जोड़ा बैटरी और लगाया एक कुंजी जिसको बोलते हैं स्विच। एक दूसरी कुंडली ली, इसमें इन्होंने लगाया गैल्वेनोमीटर जिसको कहते हैं हिंदी में धारा मापी, इतना तो सब लोग जानते हैं। बैटरी का बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, सबको मालूम होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर दो कुंडली है, इससे पहले वाले में एक कुंडली एक क्षण चुंबक, उससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे थे। कंडीशन था दोनों में सापेक्ष गति होगी तो उसमें विद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा समय के साथ, और अगर परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जो हमने पहला बताया ये फैराडे का द्वितीय नियम भी है, जब पढ़ाएंगे फैराडे का नियम उसमें आपको अगले वीडियो में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। पहले एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट समझिए, आगे की सारी चीजें एकदम मक्खन। देखिए इसको स्विच देखे होंगे ऑन ऑफ, स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन मतलब चालू करते हैं। चालू करेंगे तो ये क्या होगा, एक पूरा बंद परिपथ बनेगा, और जब भी बंद परिपथ पर एक बनेगा तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा बहेगी। इसमें क्या होगी, विद्युत धारा बहेगी। अब इसमें अगर विद्युत धारा बहेगी तो इसमें देखते हैं, अगर ये दोनों कुंडली, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉयल, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉयल। देखिए ये है आपका प्राथमिक कुंडली और ये है आपका द्वितीयक कुंडली। सेकंड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि अगर आप सापेक्ष गति नहीं भी कराते तो भी आप विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं, यानी फिर भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, दिमाग, इनका दिमाग देखिए क्या किया, एक बैटरी लिया, एक कॉइल में जोड़ दिया और एक दूसरी कॉइल बनाई, उसमें केवल गैल्वेनोमीटर को जोड़ा धारा को मापने के लिए कि इसमें धारा उत्पन्न होगी कि नहीं। इन्होंने क्या किया, बैटरी को लिया, स्विच आप देख रहे हैं, स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है, इसको ऑन करेंगे, धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। तो जब इसको ये ऑन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें एक क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब आप समझिए कि बहुत अल्प समय के लिए, मतलब ये सुई एक बार ऐसे हिली फिर रुक गई। समझिए फिर से, गैल्वेनोमीटर में जब इस बटन को, इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहेगी, और जब धारा बहेगी तो इस गैल्वेनोमीटर में क्षणिक यानी अल्प विक्षेप देखने को मिलता है। बहुत अल्प समय के लिए उसमें मूवमेंट होता है, यानी बहुत अल्प समय के लिए उसमें धारा बहती है, फिर वो क्या होता है, धारा शून्य हो जाता है। यानी इसको ऑन किए तो धारा इसमें बही, फिर धारा शून्य हो गई, जैसे ऑन किए धारा बही, धारा शून्य, फिर जैसे इसको ऑफ किए मतलब बटन को बंद किए, धारा इसमें रुकी, धारा रुकी तो फिर से इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, जैसे बटन बंद किए फिर से विक्षेप उत्पन्न हुआ, और जब बंद हो गया तो फिर से शून्य हो गया। कुल मिलाकर कई बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोहराया, ऑन जैसे करते थे तुरंत इसमें धारा दिखाता था, लेकिन अगर इसमें लगातार धारा बहती रहती थी तो इसमें विक्षेप नहीं होता था, यानी धारा शून्य हो जाता। बहुत अल्प समय के लिए एक बार धारा उसमें जाता था लेकिन बाद में शून्य हो जाता था। फिर जब बंद करते थे तो फिर से इसमें क्षणिक विक्षेप होता था, मतलब फिर से इसमें अल्प धारा बहती थी और फिर से धारा का मान शून्य हो जाता था। इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता, तो इन्होंने जब उस पर अध्ययन किया तो इनको पता चला कि जब इस बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी जो बैटरी है 5 एम्पियर की धारा को उत्पन्न कर सकती है, मैक्सिमम इसकी क्षमता मान लीजिए 5 एम्पियर है। तो जब आप इस बटन को ऑन करेंगे, जब भी आप ऑन करेंगे तो उस स्थिति में इसमें जो धारा का मान है वो अचानक से 0 से 5 एम्पियर नहीं होगा। ध्यान से
सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जब इस बटन को ऑन करते हैं तो मान लीजिए कि बैटरी 5 एम्पीयर की धारा को उत्पन्न कर सकती है। तो जब इस बटन को ऑन करेंगे तो इसमें धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन ये धारा डायरेक्ट 0 से 5 एम्पीयर नहीं होगी। भले आपको लगता है कि जैसे हम बटन ऑन करते हैं बल्ब चालू हो जाता है, जैसे बटन ऑन किया पंखा चालू हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। वो समय कैसे लगता है, यहां से देखिए, जिसके कारण इसमें प्रेरण होता है। जब इसको हम ऑन करते हैं तो धारा का मान 0 रहता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। यानी धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया बहुत फास्ट होती हैं, तो इसको अगर आप स्लो मोशन में समझें तो जैसे जब आप बटन ऑन करेंगे तो पहले धारा का मान 0 रहेगा, 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा। यानी धारा का मान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 एम्पियर तक पहुंचेगा। और जब ये 5 एम्पियर लगातार अगले समय में 5, फिर अगले समय में 5, फिर अगले समय में 5, लगातार जब वो समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता तो इसमें विक्षेप क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। लेकिन जैसे आन के तो 1 2 3 4 5 यहां पर कुछ ना कुछ समय उसको लगा, तो समय के साथ साथ धारा के मान में परिवर्तन हुआ। और जब भी परिवर्तन होगा तो आप नोट कर लीजिए, जब भी परिवर्तन होगा तो सेकंड कुंडली में प्रेरण होगा, चाहे विद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, चाहे विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो। तो ऑन करने से धारा का मान 0 से 5 1 2 3 4 5 करके हुआ, तो इसमें क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी धीरे धीरे बढ़ा। कम धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्योंकि हम लोग बायो सावर्त के नियम में ऐसा पढ़ चुके हैं कि धारा के मान पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। कम धारा चुंबकीय क्षेत्र कम, अधिक धारा अधिक चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये धारा मान 1 था तो चुंबकीय क्षेत्र अल्प था, 2 हुआ तो और बढ़ा, 3 हुआ तो और बढ़ा, 4 हुआ तो और बढ़ा, 5 हुआ तो और बढ़ा। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो उस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो सेकंड कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। और जब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर ये कुंडली क्या होती है, बंद परिपथ में होती है, तो इसमें धारा को प्रेरित करता है। लेकिन जब ये धारा 5 एम्पियर पर नियत हो जाती है, यानी समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, 0 विक्षेप दिखाता है। भले इस कुंडली में धारा बह रही हो लगातार, लेकिन इसमें विक्षेप क्या जाता है, शून्य आता है, क्योंकि समय के सापेक्ष चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन नहीं होगा तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि इसमें चुंबकीय बल रेखा है और इसमें क्या है, धारा है, धारा। फिर इन्होंने क्या किया, बटन बंद करेंगे तो फिर ये क्या होगा, 5 4 3 2 1, यानी इस प्रकार से घटेगा। ऐसे थोड़ो कि 5 से डायरेक्ट 0 हो गया, ऐसे नहीं होगा। 5 4 3 2 1, धारा का मान धीरे धीरे कम होगा। हालांकि प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बहुत फास्ट होती है, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होता है। और जब धारा का मान धीरे धीरे कम होगा तो परिवर्तन क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन होगा। और धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, प्रेरण होता है। और उसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो इसमें धारा को प्रेरित करता है। और ये पूरी परिघटना जो होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है। इसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण धारा के मान में परिवर्तन करके उत्पन्न करते हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रयोग अपना प्रूफ किया कि अगर आप गति नहीं करा रहे हैं तो कुंडली में परिवर्ती धारा का उपयोग करके, यानी धारा के मान को बदल करके भी आप प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। बाद में इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में एक रियोस्टेट लगाया, धारा नियंत्रक लगाया, धारा के मान को घटाया बढ़ाया, सब प्रकार से सब करके देख लिया। तो जब ये धारा के मान को बढ़ाते थे तो इसमें धारा में विक्षेप होता था, स्थिर जैसे करते थे विक्षेप 0 हो जाता, घटाते थे फिर विक्षेप होता था, स्थिर करते थे 0 हो जाता था। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट से अपने प्रूफ कर दिया कि अगर आप धारा के मान में परिवर्तन करके भी विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण को उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करके भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि फैराडे का नियम क्या है, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।